हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी लाइट रिएक्शन की डिफरेंट स्टेप्स को। क्लियर? अब लाइट रिएक्शन में मैंने आपको पिछले जस्ट लेक्चर में लास्ट सेगमेंट में साइक्लिक नॉन साइक्लिक के डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए थे। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के डिफरेंस के नाम पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं पीएस फर्स्ट तथा पीएस सेकंड का तुलनात्मक अध्ययन ठीक है। तो पीएस फर्स्ट क्या है और पीएस सेकंड क्या है? ये पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। इसकी उपस्थिति ग्रेना तथा अंतर ग्रेनम लैमेली अंतरग्रेनम लैमेली भाग में होती है। क्लियर? ये कहाँ पाए जाएंगे? यह है ग्रेनम भाग में होते हैं। ठीक है, ग्रेनम भाग में होते हैं तथा अंतर ग्रेनम लैमेली में अनुपस्थित। अंतरग्रेनम लैमेली में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए अधिक होता है तथा क्लोरोफिल बी कम होता है। कम, इसमें क्लोरोफिल ए की अधिकता ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी लगभग समान मात्रा में होते हैं। ठीक है, समान मात्रा में होते हैं। अच्छा, कैरोटीनॉइड
कैरोटीनॉइड्स कम मात्रा में उपस्थित अधिक मात्रा में उपस्थित। इसके बाद सिर्फ यह साइक्लिक तथा नॉन साइक्लिक प्रक्रिया में उपयोगी ठीक है। यह सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में उपयोगी ठीक है। इनकी उपयुक्त तरंग या वेवलेंथ कितनी है 700 nm। इसकी कितनी है 680 nm ठीक है। अब इसके बाद में क्या, इसमें NaDPH2 का निर्माण होता है ठीक है। इस पर या इसमें जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। प्रकाशीय अपघटन होता है। इसमें जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। इसमें जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता और NaDPH2 का निर्माण pH सेकेंड से संबंधित नहीं है। NaDPH2 का निर्माण इससे होता है ना। तथा फुटलेस वाटर एब्सेंट, जल का प्रकाशीय अपघटन अनुपस्थित ठीक है। ये अच्छा, एक पॉइंट और बड़ा खास है जो काम आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में लिखा है, आप केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में इसे पढ़ सकते हो। वो ये कि ये जो पीएच फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट होता है जो थैलेकॉइड है,
थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन की अंदर तो होता है लेकिन बाहरी सरफेस पर होता है, बाहर की ओर स्थित होता है, स्ट्रोमा की ओर होता है। और जो पीएच सेकेंड होता है वो थैलाकॉइड के ल्यूमेन की ओर होता है ना। तो कह सकते हैं यह है थैलेकॉइड झिल्ली में, थैलाकॉइड झिल्ली में ल्यूमेन की ओर स्थित, ल्यूमेन की ओर स्थित होता है। यह है थैलाकॉइड झिल्ली में स्ट्रोमा भाग की ओर स्थित होता है, स्थित होता है। ये जो होता है ये थैलाकॉइड के स्ट्रोमा रीजन की ओर होता है और ये थैलाकॉइड के ल्यूमेन की ओर होता है ना। ऐसे इस पर वेवलेंथ की बात हो गई। चक्री में ये भाग लेगा और वो अचक्री में भाग लेगा, है ना, ऐसे। तो ये चीज़, ये एक तुलनात्मक अध्ययन है, इसे आपको दिमाग में रखना है, याद भी करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी में। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी। तो कीमो-ऑस्मोटिक थ्योरी क्या है? इससे समझ में आना बहुत इम्पोर्टेंट। केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी है ना, रसोपरासरण, पीटर मिचेल, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया इसके लिए, है ना, पीटर मिचेल। ऐसे नेक्स्ट थ्योरी है इम्पोर्टेंट, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, ठीक है। ये है, इसे साइड में लिखते हैं। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, ठीक है। इसे हम कहते हैं रसोपरासरण सिद्धांत, रसोपरासरण सिद्धांत। ऐसे रसोपरासरण सिद्धांत। अब एक थैलाकॉइड रीजन है, ठीक है, एटीपी निर्माण के लिए जरूरत क्या पड़ती है, तो वो पॉइंट लिख लेते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ
मेंट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। एक एटीपी निर्माण के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? ठीक है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक मेम्ब्रेन चाहिए। क्या? मेम्ब्रेन, एक झिल्ली चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपको चाहिए प्रोटॉन पंपिंग। प्रोटॉन पंपिंग प्रोसेस चाहिए। तीसरी प्रोसेस चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट है ना। और चौथी चीज क्या चाहिए आपको? एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज, ठीक है। ये आपका होगा CF0 CF1, CF0 एंड CF1। एटीपी सिंथेज की जरूरत पड़ेगी। और इसमें क्या चाहिए आपको? कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, है ना। हिंदी में कहें तो संरूपण परिवर्तन। ये अब आप समझिए, यहां क्या है? एक ये थैलेकॉइड, क्लियर? ये है थैलेकॉइड रीजन। ऐसे ये थैलेकॉइड। अब यहाँ क्या है? ये मेम्ब्रेन ऐसे, ऐसे, क्लियर? ये सिर्फ थैलेकॉइड। अब इसमें क्या है? यहाँ है ये CF0 और ये है दिस इज CF0 और दिस इज CF1। कॉम्प्लेक्स 0 एंड कॉम्प्लेक्स F1। ये पूरा का पूरा एटीपी सिंथेज। अच्छा, ये कौन है? ये रीजन क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा, यानी कि ग्रीना। ये थैलेकॉइड। अच्छा, ये है कौन? ये है ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। थैलेकॉइड, ठीक है। थैलेकॉइड का ल्यूमेन भाग।
और ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। क्या है ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है। चलो समझते हैं अब क्या हो रहा है। आपको ईटीएस इसी में देखना है, ठीक है। अब यहाँ है इसमें पीएस, ये है पीएस सेकेंड, ये है पीएस सेकेंड। पीएस सेकेंड मेम्ब्रेन के अंदर तो है, लेकिन ये मेम्ब्रेन के ल्यूमेन की ओर है। हमने बाहर की तरफ नहीं बनाया, पीएस सेकेंड अंदर की तरफ। क्लियर। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है, याद करो 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनसे क्या निकलने जा रहा है, इनसे रिलीज होंगे आपके प्रोटॉन्स। कितने? 4 प्रोटॉन्स रिलीज हुए हैं, ठीक है। आपके क्या रिलीज हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे अब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ और निकली थी, वो है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? यहाँ से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर। क्लियर? ठीक है, हेलो, एटमॉस्फेयर में चला गया। प्रोटॉन कहाँ छोड़ दिए गए? इस थैलेकॉइड के ल्यूमेन में। ध्यान दो, ये मेम्ब्रेन है, क्लियर। ये यहाँ का क्या देख रहे हो आप? ये एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन ए, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कंसिडर करेंगे। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? ऐसे ये सेल मेम्ब्रेन है, किसकी? सॉरी, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहेंगे हम इसे। क्या कहेंगे? थैलेकॉइड, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये कौन है? ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो, ये एक्चुअली चैनल प्रोटीन, इन्हें हम कैरियर प्रोटीन के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये चैनल प्रोटीन है। पहले एक बार समझ लेते हैं। इसका जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट में ये बात कही गई है कि इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बढ़ाया जाता है। तो देखो यहाँ जरूरत किस चीज़ की है? एक मेम्ब्रेन की, प्रोटॉन पंपिंग की, प्रोटॉन ग्रेडियंट की। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस हो रही हैं जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ रहा है। यानी कि ए पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पीएस सेकेंड, ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसके इनर साइड में होता है, और इनर साइड में होने की वजह से जो प्रोटॉन यहाँ से निकलते हैं वो इसके ल्यूमेन में ही ड्रॉप कर दिए जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं, जिससे ये प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ने लगता है। इज दैट क्लियर? इसे अब यहाँ से कहा जाता है कि ये जो प्रोटॉन है, ये जो पीएस फर्स्ट है वो सेकेंड, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो एक्चुअली एक कंपोनेंट के जरिए रिसीव किए जाएंगे। ये कंपोनेंट ड्यूअल नेचर का होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या? कि ये PQ प्लास्टोक्वाइनॉन कैन नॉट रिसीव ओनली इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो कैन रिसीव प्रोटॉन आयन। प्रोटॉन आयन कहाँ से रिसीव करता है? ये यहाँ इस स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन्स पड़े होते हैं, इन प्रोटॉन्स को ये एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। तो ये प्रोटॉन्स को ये यहाँ से रिसीव करेगा, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन भी आ जाएंगे, तो ये क्या होता है? ये PQH2 के फॉर्म में, किसमें आता है? ये PQH2 के फॉर्म में। और PQH2 के फॉर्म में जब ये इलेक्ट्रॉन को, हम 2 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आगे ले चल रहे हैं, तो जब ये PQH2 को इलेक्ट्रॉन वापस ये कैरियर इसमें करता है, तो ये क्या करता है? यहाँ से प्रोटॉन को भी रिसीव कर लेता है। और जब प्रोटॉन को रिसीव करता है तो PQH2 के फॉर्म में ये ल्यूमेन की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है। और इसी दौरान यहाँ ये कहा गया है
कि यहाँ होते हैं साइटोक्रोम B6 एंड F, ये प्रेजेंस होते हैं। कौन होते हैं? साइटोक्रोम B6 एंड साइटो F, ये यहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। मतलब साइटो B6 एंड साइटो F, ये कौन है? साइटो F। ये यहाँ इस तरीके से इसमें प्रेजेंस होता है ऐसे। अब कहा ये जाता है कि इसकी मदद से ये जो प्रोटॉन हैं ये यहाँ छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि 2 प्रोटॉन अब आपके यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रोटॉन, चलो हम इन्हें रेड से कंसीडर करते हैं। ये 4 प्रोटॉन हैं, ये यहाँ पहुँच गए और यहाँ 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, ये कहाँ से लाए गए? जो आपका जो बी पॉइंट है एनसीईआरटी में, बी पॉइंट ये कहता है कि स्ट्रोमा रीजन से ल्यूमेन में इस पीक्यू के जरिए ये प्रोटॉन को लाया जाता है। अब यहाँ एक कंसेप्ट और दिया जा सकता है, याद करो कि ये क्या चल रहा है, पीएस फर्स्ट से साइटोक्रोम B6F है और यहाँ पर ये PQ भी आ रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तो चल रहा है और इससे इन पॉइंट पर एनर्जी निकल रही है। इससे भी ये प्रोटॉन की पंपिंग का कंसेप्ट हो सकता है कि यहाँ स्ट्रोमा रीजन से प्रोटॉन को पंप करके इसमें लाया गया। जैसे कि ETS के दौरान हमने देखा था कि उस एनर्जी का यूज करते हुए ये प्रोटॉन कहाँ से, मैट्रिक्स से उठाकर पेरीमेडिकुलर स्पेस में पंप किए गए थे। किसके जरिए? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ के जरिए। तो यहाँ ये प्रोटॉन 2 इस तरीके से कंसंट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन करना है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ाया जा रहा है? दोनों प्रोसेस से, एक तो पानी फोटोलाइज तो वाटर के जरिए, यहाँ ल्यूमेन में प्रोटॉन्स को छोड़ा गया है, और दूसरी एक प्रोसेस है जब ये ETS चलता है तो फिर यहाँ से स्ट्रोमा रीजन से प्रोटॉन्स को उठा के इस ल्यूमेन में ड्रॉप किया जाता है या छोड़ा जाता है। अब इसी दौरान ये इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम से होते हुए कहाँ पहुँचाए जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे PC के पास। कहाँ जाएंगे? PC, प्लास्टोसाइनिन, याद आ रहा है? प्लास्टोसाइनिन के पास ये इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे। प्लास्टोसाइनिन के बाद में कहा गया है कि यहाँ है अपना PS फर्स्ट जो अरेंज्ड है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा रीजन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा दिए जाएंगे? इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि PS फर्स्ट को इनसाइड देखें, इसमें देखें कि यहाँ PS फर्स्ट इस पॉइंट पर है, मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, ये अब यहाँ है FD, कौन है? फेरिडॉक्सिन। यहाँ FMNS का कम FMN ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कायदे से हम FD पर भी बात कर सकते हैं। तो ये PS जो फर्स्ट सेकंड था वो अंदर की तरफ है और PS सेकंड की जो लोकेशन है वो टुवर्ड्स द स्ट्रोमा है, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा। ठीक है, ऐसे। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचे? FD के पास। कहाँ पहुँचे? FD, फेरिडॉक्सिन के पास हैं, ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस FD के पास आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ से ये इसके पास FMN का कंसेप्ट अभी हटा देते हैं, कन्फ्यूजन होगा क्योंकि नई चीज़। अब यहाँ क्या हो रहा है?
अब यहाँ पर आ रहे हैं NADP। कौन आ रहा है? NADP। अच्छा, अब आपको एक चीज समझनी, अभी इस पॉइंट को यहीं छोड़ दो अभी इस पॉइंट को यहीं छोड़ दो। देखो ए पॉइंट में क्या बताया गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि पीएस सेकेंड इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में इनर साइड होते हैं, यानी कि ल्यूमेन साइड में होते हैं। इस वजह से जो पानी ब्रेक हो रहा है उससे जो प्रोटॉन निकलते हैं वो ल्यूमेन में चले जाते हैं। जो बी पॉइंट कह रहा है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है PQ, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नहीं लाता बल्कि स्ट्रोमा रीजन से ये प्रोटॉन को रिसीव करके जब ये इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ मूव कराता है उस दौरान ल्यूमेन में छोड़ देता है। यानी कि इससे दोनों प्रोसेस से क्या हो रहा है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कहाँ इंक्रीज हो रहा है? ल्यूमेन रीजन में। अब सी जो पॉइंट है जरा उसको ध्यान से देखें। सी पॉइंट में याद करो एटीपी सिंथेज है ये कौन है? एटीपी सिंथेज। जब एनसीईआरटी क्लियर कट कहती है इस जगह पर कि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये प्रोटॉन मूव करेंगे, ध्यान से आप देखोगे तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ये प्रोटॉन्स मूव करते हैं इस CF0 से, और CF0 से मूव करते हुए ये प्रोटॉन कहाँ आते हैं? स्ट्रोमा रीजन में। ठीक है, अब इस दो प्रोटॉन के CF0 से मूवमेंट के दौरान क्या होता है? इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, यानी कि ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हैं, अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गया है, यानी कि ये प्लस चार्ज यहाँ बढ़ गया है, यहाँ माइनस चार्ज बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये दोनों प्रोसेस यहाँ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा रही है, लेकिन जो सी पॉइंट है वो यहाँ से प्रोटॉन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ NADPH2 रिडक्टेज जो एंजाइम हैं वो स्ट्रोमा रीजन में होता है, या कहें तो PS फर्स्ट टुवर्ड्स द स्ट्रोमा रीजन होता है। यहाँ पर इन प्रोटॉन्स को ले जाकर क्या किया जाता है? ये 2 प्रोटॉन, अब इन 2 प्रोटॉन्स का यूज किस में होगा? क्योंकि अंदर से कौन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन देन 2 प्रोटॉन, क्या बन गया? ये बन गया 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन कौन करने जा रहे हैं? ये प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये जब प्रोटॉन रिएक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? NADPH2। बोलो, इसे कहते हैं अपचायक कारक। क्या? अपचायक कारक कहते हैं, अपचायक कारक, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग फैक्टर। ये और ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा डार्क रिएक्शन। कहाँ चला जाएगा? डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन में जाएगा, और डार्क रिएक्शन में फिर जो कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड बन रहे हैं वहाँ उपयोग होगा। तो इस प्रोसेस ने क्या किया? जब 2 प्रोटॉन यहाँ से निकल के स्ट्रोमा रीजन में आए, स्ट्रोमा में ही अरेंज प्रोसेस हो रही है ये, जहाँ NADP यहाँ पर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर NADPH2 का फॉर्मेशन कर रहे हो। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट लेके चलते हो तो फिर यहाँ पर बनाए जा सकते हैं कितने? यहाँ पर फिर 2 NADPH2 का कंसेप्ट आ जाएगा, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ याद करो, जब 2 प्रोटॉन वापस इस रीजन में आते हैं तो यहाँ पर संरूपण परिवर्तन होता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, और इस कॉन्फॉर्मेशनल से इतनी एनर्जी बनती है कि वो एक ADP प्लस एक PI को जोड़कर ये ATP में इसे परिवर्तित कर सकता है। तो इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन इस पॉइंट पर होता है जिसे हम कहते हैं ATP सिंथेज। कौन है ये? ATP सिंथेज।
जिसमें आपका CF 0 है और आपका ये CF 1 है। तो ये पूरा कंसेप्ट NCERT ने एक्सप्लेन किया है। ये इस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप एक बार इसे अच्छे से बना लें, इसी को फॉलो करें। NCERT ने भी लगभग यही डायग्राम बनाया है, यही मैं NCERT को ही फॉलो कर रहा हूँ। क्लियर? यस। तो एक बार फिर से बातें हो जाएं, ठीक से समझ लेते हैं कि सब क्या हो रहा है। एक्चुअली आप अपनी NCERT को इस टाइम रीड कर सकते हो, मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। आपको A, B एंड C पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले ये समझ लेना है कि रसोपरासरण सिद्धांत क्या है। तो रसोपरासरण सिद्धांत, एक साइंटिस्ट हुए हैं पीटर मिचले, 1978 में। इवन इस प्रोसेस के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया और इन्होंने ATP फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने क्या माना कि ATP फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, एक मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। वहाँ पर याद करो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन थी। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में ही पूरा ETS यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर 5 तक वहीं पर अरेंज थे और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर। दूसरा आपको चाहिए प्रोटॉन पंपिंग। तो प्रोटॉन पंपिंग आपने ETS में बहुत अच्छे से समझा था। वहाँ ETS के जरिए जो इलेक्ट्रॉन निकले थे एनर्जी का यूज करके कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 के जरिए पंपिंग की प्रोटॉन्स की। किधर? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। क्लियर? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जब प्रोटॉन की पंपिंग की गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ और वो इतना इंक्रीज हुआ कि PMS में प्लस चार्ज बढ़ गया और जो मैट्रिक्स रीजन था उसमें निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। वैसा ही काम यहाँ हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए यहाँ पर 3 प्रोसेस की बात करी गई। 3 प्रोसेस कौन सी? A, B, C। A में कहा गया है कि PS जो सेकंड है वो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में इनर साइड होता है, ल्यूमेन की ओर होता है, जिससे पानी का ब्रेकडाउन होता है और वहां से जो प्रोटॉन रिलीज होते हैं वो ल्यूमेन में एक्युमुलेट हो जाते हैं। इससे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरी बात B पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहां ये बात कही गई है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही की ओर जाता है PQ, NCERT ने यहाँ कहा गया है, यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की ये प्रोसेस है। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड से PS फर्स्ट पर जा रहा है और इसमें NADPH2 का निर्माण हो रहा है। यानी कि हमने जो पिछले लेक्चर में पूरा एक बोर्ड पर जो आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन एक्सप्लेन की थी, एक्चुअली वो यहाँ कंप्लीट हो रही है इस जगह। ये वही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इज दैट क्लियर? तो कहा जाता है कि PQ is not a electron carrier but also a proton carrier। तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में ये प्रोटॉन को भी रिसीव करता है और जब प्रोटॉन को रिसीव करता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ PQH2 के फॉर्म में ये नीचे की साइड आता है और नीचे की साइड आता है तो प्रोटॉन को फिर ल्यूमेन में छोड़ देता है और फिर PQ के फॉर्म में यहाँ पहुँच जाता है। इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हैं साइटोक्रोम की ओर। इसमें NCERT में ध्यान से देखो लाइन को यहाँ से ड्रॉप कराया गया, तो यहाँ पंपिंग प्रोसेस भी हो सकती है कि यहाँ स्ट्रोमा से पंप करके कहाँ प्रोटॉन लाए गए, ल्यूमेन रीजन। ठीक है, अब ग्रेडियंट जनरेट करना। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक साइड में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए और दूसरी साइड में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम किया जाए। तो कम कैसे हो रहा है? तो कम ऐसे हो रहा है कि जब 2 प्रोटॉन
CF0 से स्ट्रोमा की ओर आएंगे तो इन्हें कहाँ रिसीव कर लिया जाएगा, इन्हें उठा के इस NADPH2 फॉर्मेशन में यूज कर लिया जाएगा। इसलिए क्या होगा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इससे यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और इससे क्या होगा, ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली स्ट्रोमा रीजन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कहा जाता है कि ये ग्रेडियंट 1000 गुना से लेकर 2000 गुना तक हो सकता है। मतलब ल्यूमेन में प्रोटॉन चार्ज मैक्सिमम और स्ट्रोमा में प्रोटॉन चार्ज मिनिमम। अब याद करो, यहाँ पर कई चीज़ें आपको दिमाग में रखनी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन को याद करो। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या कहा गया था कि मेम्ब्रेन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है, आवेशित कणों का मूवमेंट होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर क्या होता है, ऐसी परिस्थितियों में आपको फिर चैनल प्रोटीन की जरूरत होती है, वाहक प्रोटीन की जरूरत होती है, आपको फैसिलिटेड डिफ्यूजन करना पड़ता है। तो वही चीज ये हो रही है कि यहाँ से प्रोटॉन इस चैनल प्रोटीन, इसे कहते हैं, इसे हम वाहक प्रोटीन भी कह सकते हैं या चैनल प्रोटीन, है ना, चैनल प्रोटीन, ये चैनल प्रोटीन है। अब यहाँ कौन सा विसरण हो रहा है, सुसाध्य विसरण। कौन सा, सुसाध्य विसरण हो रहा है। विसरण क्यों, क्योंकि ल्यूमेन में प्रोटॉन ज़्यादा हैं और स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम। तो ल्यूमेन से प्रोटॉन CF0 से होते हुए किधर आएंगे, इस स्ट्रोमा रीजन के अंदर सुसाध्य विसरण करेंगे। ये जो CF0 है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ सिर्फ एक प्रोटीन नहीं है, यहाँ मोर देन 1 प्रोटीन्स हैं और वो एज ए कॉम्प्लेक्स वर्क करती हैं, एज ए चैनल प्रोटीन वर्क करती हैं। तो फिर ये प्रोटॉन का सुसाध्य विसरण कराती हैं। याद रहे, विसरण है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन चूंकि ये चार्ज पार्टिकल हैं तो यहाँ पर चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये चैनल प्रोटीन के जरिए इस स्ट्रोमा में आ जाते हैं। स्ट्रोमा में आते हैं तो स्ट्रोमा में इनको रिसीव कौन कर लेता है, ये प्रोसेस। अब इससे क्या होता है, यहाँ पर ये ग्रेडियंट कम हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट कंटिन्यूसली जनरेट होता है। एटीपी सिंथेज में क्या हो रहा है, जब ये प्रोटॉन इस तरीके से मूव करता है तो यहाँ संरूपण परिवर्तन होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं और उस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज में, संरूपण परिवर्तन में इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि वो एक ADP को एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI से जोड़कर ATP में कन्वर्ट कर सकता है। आपके लिए PI का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इज दैट क्लियर? बोलो, ये चीज़ें आपको समझ में आना ही चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। क्लियर? ठीक है, इस डायग्राम को आप बनाएं और आप कहीं ना कहीं NCERT को रीड करें। जैसे मैंने आपको समझाया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कोई भी कन्फ्यूजन हो बार बार इसे पढ़ो। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है ये इतनी आसान इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके कंसेप्ट 2 जगह फिट है। अब मैंने यहाँ 2 प्रोटॉन तो मूव करा दिए। याद करो 2 प्रोटॉन का कंसेप्ट कहाँ लिखा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लास्ट की 2 या 2.5 लाइन पढ़ना, 3 लाइन है, तो वहाँ पर आपको क्लियर कट लिखा है कि जब मेम्ब्रेन से होते हुए 2 प्रोटॉन विसरण, सुसाध्य विसरण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, तब वहाँ संरूपण परिवर्तन। अब संरूपण परिवर्तन आपकी NCERT में कहाँ लिखा है? संरूपण परिवर्तन लिखा है रसोपरासरण वाले सिद्धांत में।
तो रसोपरासरण को जरा ध्यान से देखना, संरूपण जो परिवर्तन है उसे अंडरलाइन करना है ना, वहाँ लिखा है और वहाँ क्लियर कट लिखा है कि मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन create conformational change in ATP synthase, especially CF1, क्योंकि यहीं पर ATP का फॉर्मेशन होता है, conformational change in CF1 which generate sufficient amount of energy to prepare ATP molecule। मतलब इस संरूपण परिवर्तन से इतनी पर्याप्त ऊर्जा निकलती है या बनती है या जनरेट होती है या रिलीज होती है जिससे कि ADP PI के साथ जुड़कर ATP में बदल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसीलिए, तो कई चीज़ें हैं, ग्रेडियंट कैसे बना, संरूपण परिवर्तन कैसे हुआ, ATP सिंथेज काम कैसे कर रहा है। तो ATP सिंथेज में क्या क्या चीज़ें हैं, ATP सिंथेज को एक बार फिर से समझ लो। ये जो आप देख रहे हो, ये जो मेम्ब्रेन के अंदर है ना, तो ये तो है आपके लिए CF कॉम्प्लेक्स 0 और ये है CF1, है ना। इस पूरी को हम कंबाइंडली कहते हैं ATP सिंथेज। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ATP सिंथेज। और ये ATP सिंथेज के बेसिस पर ही यहाँ पर आपको ATP सिंथेज और ये यहाँ पर होगा ATP फॉर्मेशन। ATP फॉर्मेशन आपका CF1 के अंदर होगा। ठीक है, मैंने आपको ये बातें क्लैरिफाई करती हैं, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा मिक्सिंग नहीं की है और सिंपल बेसिस पर ये बात आपको बताने की कोशिश की है कि एक ATP निर्माण में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप इसके बेसिस पर, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर इसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये इससे क्या होगा, आपको हर बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। मैं आपको यहाँ टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका समझ में आना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे फिर इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, या कहें तो उतना, क्योंकि इसमें कई चीज़ों के कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं और ये समझ में आ गया तो ओवरऑल आप समझ लो कि ETS भी आपको समझ में आ जाएगा, आपको रसोपरासरण की प्रक्रिया भी समझ में आ जाएगी और इस तरीके से आप बहुत कुछ चीज़ों को समझ पाओगे। क्लियर? ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। प्रोटॉन पंपिंग, है ना, ये ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको ठीक से समझ में आ रहे हैं और इसमें कोई भी नया एलिमेंट नहीं है कि जिसे हमें आपको अलग से एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती हो। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। इस शब्द को जरूर आप ढूंढना, संरूपण परिवर्तन। संरूपण परिवर्तन वैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि इस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में किस तरीके से चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रसोपरासरण का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, फिर मैं आपको ये जो सारे कंसेप्ट हैं ये मैं कल लिखा भी दूंगा आपको, जिससे कि नोट्स के बेसिस पर आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी, इसमें लिखेंगे, इससे पीटर मिचेल
के द्वारा एटीपी निर्माण के संदर्भ में प्रदर्शित किया गया, प्रदर्शित किया गया, ठीक है, प्रदर्शित किया गया। इनके इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, प्रदान किया गया। क्लियर? तो हम लोग आज के डेट में आपको जस्ट इतना ही एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी पूरी जो एनसीईआरटी ने छोटे छोटे पॉइंट बनाए हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर हम चलेंगे डार्क रिएक्शन। मैं फिर कह रहा हूँ, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर स्टडी, ठीक है। ओके, थैंक यू।